राम राम जी। स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आज से हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण, और यह क्लास जो है 1 to 5 के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है। आप लोग क्लास को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें एफर्ट लगा के इसको क्लास को बनाया जा रहा है। आप लोग जो मतलब हमारे कुछ प्यारे भाई लोग हैं, भाई बहन, वो क्या करते हैं, शुरुआत के स्टार्टिंग के कुछ 30-40 सेकंड की क्लास जो होती है उसको देखकर ही आगे निकल जाते हैं, जबकि उसके अंदर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। यह क्लास जो है मतलब आप जो भी क्लासेस देख रहे हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। आप लोग इस क्लास की पीपीटी को देख सकते हैं, कितना मेहनत करके आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। और जब क्लास लेंगे तो आप लोगों को पता भी चलेगा कि कितना एफर्ट लगाया हुआ है। ठीक है, और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे जो लेके आए हुए हैं। सारी स्लाइड जो है इसमें ऐसे ही पीपीटी लगे हुए हैं, मतलब पेज लगे हुए हैं और अच्छे से बनाया गया है इसको। तो आप लोग क्लास को अंत तक अवश्य देखा करें। अभी तक जो भी क्लास हमारी हुई है, आप लोगों में से कई लोग जो है शुरुआत की स्टार्टिंग के ही कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, या फिर थोड़ा ही देखा 30-40 सेकंड का, उसके बाद में चले गए। तो ऐसा ना करें, क्लास को अवश्य देखें और जो भी कुछ कमियां हो उसको आप लोग बताएं, उसको हम सुधारने की कोशिश भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक सरकार के लिए और जो बच्चों का जो दर्द होता है उसको लेके एक कविता बनाई हुई है, उसको आप लोग सुनिएगा और आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। क्या है, तो मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, कि बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। पत्थर पर लिखी इबादत हूं मैं, कि पत्थर पर लिखी इबादत हूं मैं, शीशे से कब तक तुम तोड़ोगे। मिटने वाला नाम नहीं हूं मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो उसके लिए माफ़ करना। आप लोग क्लास को अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ी संख्या है। तो क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अपघटक यानी कि डिकम्पोजर, उत्पादक प्रोड्यूसर, प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर, द्वितीय उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर यानी उत्पादक क्या होते हैं, उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, उनको कहते हैं उत्पादक। इसके अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे ग्रीन ब्लू एल्गी है ना, हरित शैवाल, पेड़ पौधे, ठीक है, कुछ जीवाणु, और जो घटपर्ती पौधा है यानी कि कीटभक्षी पौधे, वो भी सब क्या है, उत्पादक हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। उत्पादक को स्वपोषी भी कहा जाता है, उत्पादक को स्वपोषी भी कहा जाता है। उत्पादक जो है इसको बायोटिक और अबायोटिक इन दोनों के बीच की कड़ी भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब जो इकोसिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, एक है बायोटिक, दूसरा है अबायोटिक, यानी कि जैविक और अजैविक। जैविक है एक, दूसरा अजैविक। अजैविक में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे लाइट, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर और क्लाइमेट, प्रकाश, मृदा, जल, तापमान और जलवायु, ये सब क्या है, तो हमारे अबायोटिक यानी अजैविक के अंतर्गत आएंगे। बायोटिक के अंदर 3 भाग हो जाते हैं, यानी जैविक के अंदर 3 भाग। कौन कौन से हैं, प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक,
उपभोक्ता और अपघटक यानी कि डिकम्पोजर। जो प्रोड्यूसर है, इन उत्पादक, इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं? इनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं यानी कि स्वपोषी। ग्रीन प्लांट इनके अंदर आ जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और एल्गी। उसके बाद में इसके अंतर्गत एक और शब्द को हम जोड़ सकते हैं, जैसे कीटभक्षी पौधे, कीटभक्षी पौधे जैसे पिचर प्लांट, नेफेंथिस, घटपर्णी, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो उत्पादक के अंतर्गत। कंज्यूमर, इनके अंदर हर्मीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और डिटर्निवोरस। ठीक है, ये सब कंज्यूमर के अंदर आएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। डिकम्पोजर मतलब अपघटक। ठीक है, ये सब क्या है? तो कंपोनेंट्स हैं किसके? इकोसिस्टम के। इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम है बायोटिक और अबायोटिक के बीच में अंतर संबंध। इनके बीच में जो अंतर संबंध होता है वही क्या है? बायोटिक है, मतलब इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि उत्पादक क्या होता है और डिकम्पोजर, कंज्यूमर, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में। तो इस क्वेश्चन को समझ लिया है कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है? तो प्रोड्यूसर की होती है, यानी कि उत्पादक की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे देखिए, सबसे ज्यादा जो है किसकी संख्या दिख रही है यहाँ पे? तो पेड़ पौधों की दिख रही है। और पेड़ पौधे जो है अपना भोजन जो है किस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं? तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? जो इकोलॉजी शब्द है इसको किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? अर्नेस्ट हैकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछा जाए इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित, मतलब किसके द्वारा दिया गया है? तो एजी टांसले के द्वारा जो है इकोसिस्टम शब्द को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की कुल संख्या कितनी है? मतलब बायोडाइवर्सिटी जो हॉटस्पॉट है उनकी संख्या विश्व के अंदर कितनी है? 36, 32, 28 या 18? बोल रहा है कि हाउ मैनी टोटल नंबर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर देयर इन द वर्ल्ड। तो विश्व के अंदर हॉटस्पॉट कितने हैं? तो 36 हैं, यानी कि 36। बात करें भारत की, तो भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं? तो 4। भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं। वे कौन कौन से हैं? हिमालय, पश्चिमी घाट, उसके बाद में इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। ये जो है भारत के अंदर 4 हॉटस्पॉट है, यानी कि यहाँ पर जैव विविधता जो है काफी ज्यादा अधिक है और संवेदनशील है। ठीक है, तो अब देखिए कौन कौन से लोकेशन देख लेते हैं। जैसे हमारा हिमालय, उसके बाद में इंडो बर्मा क्षेत्र, और ये हमारा कौन सा है? तो पश्चिमी घाट, और यहाँ पे है सुंडालैंड। हिमालयास, इंडो बर्मा रीजन, वेस्टर्न घाट और सुंडालैंड, ये 4 जो है भारत के अंदर हॉटस्पॉट है। तो भारत के अंदर पूछा जाए हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है टोटल? तो 4 है। और विश्व में पूछा जाए तो कितनी है? 36। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? व्हाट इज
एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यानी कि इनमें से कौन सा जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति, वेटलैंड, फार्म या रिवर। कोरल रीफ है, वेटलैंड है या फार्म है या रिवर है। तो क्या है हमारा खेत। खेत जो है वो कैसा है, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। इसी प्रकार से आप लोगों ने एक एक्वेरियम है, वो भी कैसा है, आर्टिफिशियल है। धान का खेत वो भी कैसा है, आर्टिफिशियल है। ठीक है। पूछा जाए सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, समुद्र का यानी ओशन का। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है, तो ओस की एक बूंद। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र किसका है, तो वो भी हो जाएगा महासागर यानी कि सागर का। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो खेत का एक है। बाकी प्रवाल भित्ति, वेटलैंड और नदी ये कैसे हैं, नेचुरल है यानी प्राकृतिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे कि खेत जो है हमारे ये कैसे हैं, इनके अंदर हम लोग जो कैबेज वगैरह उगाई गई हैं, गोभी की खेती की है और भी धान की खेती होती है, तो ये मनुष्यों के द्वारा इसको उगाया जाता है। ये कैसी है, ये आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। बोला कि पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है। जो इकोसिस्टम है इसके अंतर्गत प्लांट एंड एनिमल के बीच पारस्परिक यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप का आधार क्या है। व्हाट इज द बेसिक ऑफ द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो क्या है, उत्पादक है, पोषक संबंध है, पोषण संबंध, न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप, एनर्जी फ्लो यानी ऊर्जा का प्रवाह, डिकम्पोजर यानी अपघटन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोषण संबंध। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंध को पोषण संबंध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं। इनमें से जो तृतीय उपभोक्ता है वो क्या है, हु आर द टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारी एक फूड चेन दी गई है, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है। अब प्लांट जो है सूर्य की रोशनी से फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने भोजन का निर्माण कर रहा है। मतलब पौधा है, इसने अपने भोजन का निर्माण किया किससे, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। अब ये तो क्या हो गया, स्वपोषी हो गया, और ये क्या हो गया, प्रथम प्रोड्यूसर मतलब प्राथमिक उत्पादक हो गया। अब इस पर निर्भर हैं बाकी सभी लोग। जैसे कि ये ग्रास होपर दिया गया टिड्डा, इसने घास को खाया। अब टिड्डा जो है किस पे निर्भर है, घास पर निर्भर है। ठीक है। और जो उत्पादक को खाते हैं उनको कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, जो उत्पादक पर निर्भर होते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता जो है इसको कौन खाएगा, द्वितीयक सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे इसको जो टिड्डा है इसको किसने खा लिया, चूहे ने खा लिया। और चूहा जो है, चूहे को किसने खा लिया, सांप ने खा लिया। ठीक है। और सांप को जो है कौन खा रहा है, बाज खा रहा है। ये हमारी क्या है, एक फूड चेन है।
तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ये हमारा फोर्थ, पूरी एक चेन में 4 ही प्रकार के चलते हैं। ठीक है, तो हमारा अगर पूछा जाए तृतीयक उपभोक्ता कौन है, तो तृतीयक उपभोक्ता कौन हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो इसके अंदर हमारा तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा बाज। ठीक है, इसका सही आंसर अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बाज। ये हमारी एक फूड चेन है। फूड चेन के बारे में एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि जो खाद्य श्रृंखला होती है वो कैसा होता है हमारा? ओपन, मतलब खुली खाद्य श्रृंखला होती है और एक दिशीय होती है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार के बने हुए हैं। ऑप्शन में आएगा कि क्लोज होती है या बहुदिशीय होती है। तो हमारी कैसी होती है? एक दिशीय और खुली खाद्य श्रृंखला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? विच वन इज कॉल्ड नेचर्स क्लीनर? नेचर्स क्लीनर किसको कहा जाता है? केचुआ को, गिद्ध को, शुतुरमुर्ग या बाज को? जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं उनको क्या कहते हैं हम? तो अपघटक, मतलब जो जीव होगा उसको कहेंगे स्कैवेंजर, और जो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं वो अपघटक है। तो गिद्ध जो हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? प्रकृति का सफाई कर्मी, यानी कि स्कैवेंजर, इसको कहा जाता है गिद्ध को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या दिखा रहा है कि हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? जो ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सनलाइट इनटू, मतलब इनमें से किसके द्वारा किस में बदल देते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा में, केमिकल एनर्जी, भौतिक ऊर्जा में, फिजिकल एनर्जी, या फिर विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो हरे पौधे होते हैं ग्रीन प्लांट, सनलाइट को जो है सूर्य के प्रकाश को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, यानी कि रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केमिकल एनर्जी। ग्रीन प्लांट जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या है? तो 6 कार्बन के अणु, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु प्लस 6 जो है वाटर के अणु, मतलब जल के अणु, और सनलाइट की क्रिया में, सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि शुगर, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं ये। ठीक है, पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका उत्पादन होता है, तो किसको बना रहे हैं? ऑक्सीजन को। किसको कंज्यूम कर रहे हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। उपभोग किसका कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन बनता है कि किसमें रिडक्शन की क्रिया हो रही है, किसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है। तो ऑक्सीजन के साथ में क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या हो रही है? रिडक्शन की क्रिया हो रही है। ठीक है, तो जो ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में, यानी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को किसी और क्लास में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आती हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन एक है, लाइटनिंग रिएक्शन है। ये प्रकार की रिएक्शन जो आते हैं वो उसको अच्छे से करेंगे, कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अभी क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है?
what is each link in the food chain called? उत्पादक स्तर, खाद्य स्तर, पोषण स्तर या अवशोषण स्तर? प्रोडक्शन लेवल, फूड लेवल, न्यूट्रिशनल लेवल या फिर ऑब्जर्वेशन लेवल, अवशोषण स्तर? तो इसका सही आंसर अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रिशनल लेवल। ठीक है, पोषण स्तर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इसमें फूड चेन के बारे में दिया गया है। ये हमारा क्या है? प्रोड्यूसर है। ठीक है, सन की लाइट ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की, उत्पादक ने। एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे क्वेश्चन बनेगा कि सजीव और निर्जीव के बीच में कड़ी कौन सी है, मतलब अबायोटिक बायोटिक के बीच में कौन सी कड़ी है, तो वही आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर। ठीक है, इसको किसने खाया? ग्रास होपर ने। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर ने। उसके बाद में इसको खा लिया मेढक ने, फ्रॉग ने, सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको किसने खा लिया? स्नेक ने, टर्सरी कंज्यूमर। और ये फाइनल कंज्यूमर है हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद में जो बचा कुचा है डिकम्पोजर, इसको अपघटक, फंगाई हो गई। ठीक है, ये क्या करते हैं? तो इसका अपघटन, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट देते हैं, मतलब कार्बनिक पदार्थों को वो अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है? विच इज द वीकेस्ट लिंक इन द फूड चेन? खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता, टॉप कंज्यूमर यानी सर्वोच्च उपभोक्ता। तो जो खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है, इसकी सबसे कमजोर कड़ी जो क्या होती है? तो टॉप कंज्यूमर यानी कि उच्च सर्वोच्च उपभोक्ता, इसकी सबसे कमजोर कड़ी होती है। अगर ऊर्जा की बात करें तो सबसे कम ऊर्जा भी जो है सर्वोच्च उपभोक्ता के पास पहुंचती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा लिंडमैन का 10% ऊर्जा का नियम, जो 10% क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, ऊर्जा घटती जाती है। उत्पादक को सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी यानी कि 100% मिलेगी। उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता को उसका 10%, दूसरा जो आएगा द्वितीयक उपभोक्ता उसका 10%। इस प्रकार से सबसे लास्ट वाले को पहुंचता है, जो सर्वोच्च उपभोक्ता होता है उसके सबसे कम पहुंचता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों ने एक क्वेश्चन पे भी पढ़ा होगा, जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन। जैव आवर्धन और जैव सांद्रण। जैव आवर्धन, जैव सांद्रण क्या होता है? जैसे कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो घटित नहीं होता, अपघटित नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लें डीडीटी। डीडीटी को किसी पेड़ पौधे पे छिड़काव किया, अब उसके अंदर तो उसकी मात्रा पहुंच गई, और उस मात्रा को जो विषाक्त पदार्थ है उसको किसी ने, जैसे टिड्डे ने खा लिया, तो अब वो विषाक्त पदार्थ किसके अंदर पहुंच गया? टिड्डे के अंदर पहुंच गया। अब उस टिड्डे को जो है दूसरे व्यक्ति ने खा लिया, मतलब दूसरे पर्सन ने खा लिया, जैसे मान लिया फ्रॉग मतलब मेढक ने खा लिया। अब विषाक्त पदार्थ जो है किसके पास पहुंच गए? मेढक के पास पहुंच गए। मेढक ने क्या किया? मेढक को किसने खा लिया? सांप ने खा लिया, तो किसके पास पहुंच गए? सांप के पास पहुंच गया विषाक्त पदार्थ। सांप को किसने खा लिया? बाज ने खा लिया, तो बाज के पास पहुंच गया वही विषाक्त पूरा। तो किसके अंदर, जो देखो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर था उसके अंदर तो डीडीटी था ही, उसको दूसरे ने खाया। इस तरह से सबसे लास्ट में जिसके पास पहुंचा वो सब क्या हो रहा है? उसके पास में जाके इकट्ठा हो रहा है।
यही क्या है, जैव आवर्धन है। और इससे क्वेश्चन जो है TRE1, TRE2 और TRE3 तीनों के अंदर पूछा गया है जैव आवर्धन। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना तो उसको अंदर आप लोगों को अवश्य दिखेगा। ठीक है, दो टर्म होते हैं, एक बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, जो डायरेक्ट जो है, जैसे किसी ने खाया पेड़ पौधा और उसके अंदर पहुंच गया, ठीक है, वो डायरेक्ट वाला सिस्टम चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है। इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है, मतलब जो घट सकता है, मतलब जिसको हम टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तो खाद है जो क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है। DDT, BHC ये नष्ट नहीं हो सकते, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो इसका आंसर अगर पूछा जाए बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, तो ऑप्शन ए यानी कि खाद, मैन्योर। परंतु ये दोनों कैसे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछ चुका है, जो PCS आयोग के द्वारा जो पूछे जाते हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिकम्पोजर इंक्लूड, मतलब डिकम्पोजर जो है अपघटक में शामिल है। डिकम्पोजर के अंदर क्या क्या शामिल हो जाते हैं, बैक्टीरिया, कवक, बोथ या फिर एनिमल, जानवर। तो पहले तो डिकम्पोजर होते क्या है। डिकम्पोजर जो है ऑर्गेनिज्म डेट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, मतलब जो भी है उनको क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। इसके अंदर डिकम्पोजर में कौन कौन से आ जाएंगे, फंगाई आ गया, बैक्टीरिया आ गए, प्रीडेटर्स से आ गए, इंसेक्ट आ गए और वर्म आ गया। ठीक, ये सब क्या है, डिकम्पोजर है, अपघटक है। और इनको करने वाले क्या कहलाते हैं, स्कैवेंजर। डिकम्पोजर अपघटक में शामिल क्या क्या है, तो बैक्टीरिया भी हैं और कवक भी हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक संघटक का चयन कीजिए। सेलेक्ट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से बताना है कि कौन सा जो है बायोटिक फैक्टर्स है, यानी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, और इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए हम लोग देख लेते हैं बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स यानी बायोटिक फैक्टर्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और अबायोटिक पार्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट डेट आर नॉट एंड नेवर वर एलेव। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है बायोटिक में वह आएंगे जो अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जो सांस लेते हैं, जो चलते फिरते हैं, मतलब जीवित लोग, जीवित पूरा जो संगठन है वो इसके अंतर्गत आएगा बायोटिक के अंदर। और अबायोटिक के अंदर कौन से आएंगे, जो अजीब है, मतलब जिसके अंदर जीवन नहीं है। ठीक, तो जैसे कि प्लांट जो हो गया हमारा बायोटिक में आएगा, एनिमल बायोटिक में आएंगे, फंगाई एनिमल में मतलब इसमें बायोटिक में आएंगे, बैक्टीरिया किस में आएंगे, एनिमल इसमें बायोटिक में आएंगे, नेफेंथिस ये भी किस में आएगा, बायोटिक में आएगा। अबायोटिक में सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, रॉक, सॉइल, मिनरल्स और टेम्परेचर, क्लाइमेट, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, तो अबायोटिक के अंतर्गत आएंगे। और इनके बीच में आपसी जो संबंध होता है वो कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो इसमें से बोल रहा है कि इनमें से कौन जो है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है। क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित,
सूर्य का प्रकाश, मृदा, तो सूर्य का प्रकाश, मृदा और पर्णहर, ये सब क्या है? तो ये सब है जो अबायोटिक है। क्या है? अबायोटिक। परंतु जो प्लांक्टन्स है ये क्या है? तो जो प्लवक है ये है जैविक संगठक। अब प्लवक क्या होते हैं? यानी प्लैंक्टन्स। तो एक्वाटिक जो इकोसिस्टम है यानी कि समुद्री जलीय जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके अंतर्गत प्लैंक्टन पाए जाते हैं। प्लैंक्टन दो प्रकार के होते हैं, एक फाइटोप्लैंक्टन, दूसरा जूप्लैंक्टन। दोनों आएंगे किसके मतलब? तो अबायोटिक के, सॉरी बायोटिक के यंत्र आएंगे। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। जबकि जूप्लैंक्टन जो है वो फाइटोप्लैंक्टन पे निर्भर करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक है, जबकि जूप्लैंक्टन जो है वो क्या है? उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, ये जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसके ये फूड चेन के अंतर्गत आते हैं। तो प्लैंक्टन क्या हो गए? बायोटिक फैक्टर्स हैं। इसका सही आंसर अगर पूछा जाए तो ऑप्शन बी है, इसमें यही पूछा गया था, बायोटिक कंपोनेंट्स कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दूसरे से जुड़ी जटिल कॉम्प्लेक्स, मतलब जो जटिल खाद्य श्रृंखला क्या कहलाती है? कॉम्प्लेक्स इंटरलिंक्ड फूड चेन्स आर कॉल्ड। जो एक दूसरे से उलझी हुई है उसे क्या कहते हैं? फूड वेब यानी खाद्य जाल, खाद्य नेटवर्क यानी कि फूड नेटवर्क, जैव भार का पिरामिड, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, पौष्टिकता स्तर, ट्रॉफिक लेवल। तो क्या कहते हैं? जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको कहते हैं फूड वेब। एक फूड वेब होता है, एक फूड चेन होता है। फूड चेन कैसी होती है? वो सरल होती है, मतलब एक दिशीय होती है, जबकि फूड वेब वो है बहुदिशीय है। ठीक है, सभी दिशाओं में चलती है, मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। खाद्य जाल जो होती है वो कैसा है हमारा? तो कॉम्प्लेक्स है। जैसे इसको देखिए, इसके अंदर जो है रैबिट जो है खरगोश, इसको घास को खा रहा है। ठीक है, ग्रास होपर भी किसको खा रहा है? घास को खा रहा है। ठीक है, अब जो है चूहा है, अब फॉक्स जो है रैबिट को खा रहा है, रैबिट को चील भी खा सकती है। उल्लू जो है मांस को खा सकता है, और चूहा को चील भी खा सकती है। ग्रॉस हॉपर को फ्रॉग खा सकता है, फ्रॉग को उल्लू भी खा सकता है, सांप भी खा सकता है। जो ग्रॉस हॉपर है उसको बर्ड भी खा सकती है। मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। इसे कहते हैं खाद्य जाल। खाद्य जाल हमारी कैसी है? बहुदिशीय है। कैसी है? कॉम्प्लेक्स है, यानी जटिल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स इंटरलिंक्ड फूड चेन्स आर कॉल्ड। जो एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है, क्या कहलाती है? फूड वेब। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉफिक स्तर किसके द्वारा बनते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय। जो ट्रॉफिक स्तर है वो किसके द्वारा बनते हैं? ओनली प्लांट्स यानी केवल पौधे, केवल जानवर, केवल मांसाहारी। क्वेश्चन में अगर केवल लग जाए तो वो 95% जो है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे वैसे भी गलत हो जाएंगे। डी इसका सही है, खाद्य श्रृंखला में जुड़े जीव, ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन द फूड चेन। ट्रॉफिक स्तर किसके द्वारा बनते हैं? तो ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन द फूड चेन के द्वारा, खाद्य श्रृंखला में जुड़े जीव। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा किस प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक कितनी ऊर्जा हानि होती है, यानी कि हाउ मच एनर्जी लूज इन वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जब जाते हैं तो ऊर्जा में कितने परसेंट की कमी होती है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लिंडमैन का 10% का नियम। कितने परसेंट डिक्रीज होती है? 10%। ऑप्शन ए इसका सही है। जैसे कि इसमें आप लोगों ने देखा होगा ऑटोट्रॉफ यानी कि स्वपोषी जो होते हैं पेड़ पौधे, उनको कितना मिला? 100% मिला। अब 100% का 10% निकालिए तो कितना आ जाएगा? 10% एनर्जी। इनको जो है 100% एनर्जी मिली, किससे मिली है? सूर्य से मिली है। ठीक है, इनको जो है कितने परसेंट एनर्जी मिली है? 100% एनर्जी मिली है। किससे? सूर्य से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की है। कितने? 100%। अब 100 का 10% इन लोगों ने एब्जॉर्ब किया, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता ने, हर्बीवोर्स, मतलब इनको बोल सकते हैं शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। इनको मिला सबसे ज्यादा 10%। अब जो शाकाहारी है उनको जो खाएंगे उनमें मिलेगी 1% एनर्जी पहुंचेगी। तभी तो लोग कहते हैं कि मांस मछली ज्यादा नहीं खानी, मतलब खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कम मात्रा में एनर्जी होती है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में अगर पूछा जाए तो क्या होती है? घास फूस खाइए, उसके अंदर एनर्जी हमें ज्यादा मिलेगी उसकी अपेक्षा, कि जो मांस मछली खा रहे हैं उसकी अपेक्षा। अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर है यानी कार्निवोरस, जो इसको हम बोलते हैं मांसाहारी, उसके अंदर कितनी जाएगी? 1%। इसका 10% निकालेंगे, 10 का 10%, 10% तो 1% आएगा। अब 1% जो है इसका भी 10% निकालो तो कितना आया? 0.1% एनर्जी किसको मिली? जो उच्च सर्वोच्च है उसके अंदर। तो आप लोग समझ चुके होंगे इस जो नियम को जो है किसके द्वारा दिया गया है? लिंडमैन के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि खाद्य शर्करा में एक स्तर से, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाते हैं तो ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है? ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो क्या होता है? कमी होती है। पूछा जाए कितनी कमी होती है तो 10% की कमी होती है। ठीक है, और इसको दिया किसने था? तो लिंडमैन ने दिया था। लिंडमैन का 10% का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला गया है कि फाइटोप्लैंक्टन किसके सदस्य हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स आर द मेंबर्स ऑफ। फाइटोप्लैंक्टन्स किसके मेंबर्स हैं? फॉरेस्ट इकोसिस्टम यानी वन पारिस्थितिकी तंत्र, एक्वाटिक इकोसिस्टम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, डेजर्ट इकोसिस्टम मरुस्थलीय इकोसिस्टम, नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई भी नहीं। तो अभी बताया था पिछली मतलब क्वेश्चन में कि जो फाइटोप्लैंक्टन है यानी प्लैंक्टन किसके अंदर? एक्वाटिक इकोसिस्टम यानी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। ऑप्शन बी इसका सही है। देखो फाइटोप्लैंक्टन यानी प्लांटन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फाइटोप्लैंक्टन, दूसरा होता है जूप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन जो है अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। एक तरह का ये मान लिया इनमें पेड़ है, अब इनको किसने खाया? छोटे छोटे जो ग्रॉस हॉपर होते हैं ऊपर लैंड पर, और जल के अंदर क्या होते हैं? जूप्लैंक्टन। उनको उन्होंने खा लिया, छोटे छोटे जो हैं कीड़े मकोड़े उन्होंने खाया। उनको जो है छोटी मछली ने खा लिया। छोटी मछली के बाद में बिग फिश ने, बड़ी मछली ने, बड़ी मछली को शार्क ने खा लिया, और शार्क को किसने खा लिया? व्हेल ने खा लिया। ये क्या है? हमारी ओशियन फूड चेन है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है इन दोनों को। यहां से क्वेश्चन बनता है। एक तो बनेगा
कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण कौन करता है, तो फाइटोप्लैंक्टन। उत्पोद इनमें से दो लोग पूछ लेगा कि उत्पादक कौन है, तो फाइटोप्लैंक्टन। उपभोक्ता कौन है, तो जूप्लांक्टन। इस प्रकार से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि लोटिंग पानी का उदाहरण है। जो लोटिंग है, लोटिंग वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका उदाहरण है, मतलब इनमें से कौन सा इसका उदाहरण है लोटिंग का। अब दो टर्म होते हैं, एक होता है लैंटिक, दूसरा होता है लोटिक। ठीक है, लोटिक क्या होता है, ये जो क्या होगा हमारी रनिंग वाटर। रनिंग वाटर मतलब चलता फिरता पानी हो, जैसे नदी हो गई, झरना हो गया। ठीक है, ये कैसा है, चल रहा है पानी, मतलब रुकता नहीं है, स्थिर नहीं है, अस्थिर बजल है, उसे कहते हैं लोटिक। दो टर्म होते हैं, लोटिक और लैंटिक। लोटिक लिख ले रहे हैं यहाँ पे, दो टर्म है इसमें, कौन कौन से हैं, एक है लोटिक लॉन्टिक, दूसरा है लैंटिक लैंटिक। इनमें क्या होता है, इसमें बहता जल और ये क्या हो जाएगा, ठहरा जल, रुका हुआ जल, रुका जल। इसमें एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा बहता हुआ जल में कौन सा आ जाएगा, नदी हो जाएगी, झरना, स्प्रिंग जो है, रिवर, स्प्रिंग, समुद्र, उसमें भी पानी चलता रहता है। इसके अंदर तालाब रुका हुआ जल है, झील वो भी रुका हुआ जल है। ठीक है, ये सब इसके बाद आ रहा है। तो इसमें पूछा गया लोटिक कौन सा है, तो रिवर है, यानी कि जो हमारा रनिंग वाटर है उसको कहते हैं लोटिक। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि दो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को बताने हैं कमेंट करके। पहला क्वेश्चन है कि इकोटोन किसे कहते हैं, इकोटोन किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि नेक्टन जो होता है, नेक्टन किसे कहते हैं। ठीक है, इन दो क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत जंतुओं को खा जाने वाले जंतुओं को कहा जाता है। जो मृत जो जीव जंतु हैं, अगर कोई भी मर गया है, एनिमल्स दैट फीड ऑन अदर डेड एनिमल्स आर कॉल्ड। जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं उन जानवरों को क्या कहते हैं, तो पैरासाइट्स यानी परजीवी, डिकम्पोजर अपघटक, स्कैवेंजर यानी कि मैला ढोने वाले, मुर्दाखोर, ओमनीवोरस यानी कि सर्वव्यापी, तो इनको क्या कहते हैं, स्कैवेंजर कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही है। ये देखिए इंतजार कर रहा है इन सभी के मरने का। ये जैसे मरे, अब इनके ऊपर अटैक किया, मरे हुए चीज़ों को इन्होंने खा लिया। कौन है ये, पाज यानी चील जो गिद्ध है, उसने इसको खा लिया। ठीक है, इसको कहते हैं स्कैवेंजर। इसको पृथ्वी का मेहतर भी कहते हैं, सफाई कर्मी भी कहते हैं। अब इनकी संख्या जो है बहुत दिनों दिन कम होती जा रही है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि किस दवाई के कारण जो है गिद्धों की संख्या कम होती जा रही है, और अभी वर्तमान में करंट से रिलेटेड है कि कौन सी दवा को प्रतिबंधित भी किया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मियों में होने वाली जंतु डॉर्मेसी को कहा जाता है। एनिमल डॉर्मेसी,
टॉकिंग प्लेस इन द समर इज कॉल्ड, मतलब गर्मियों के दिनों में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको डोरमोसी को क्या कहा जाता है? हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, छलावरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या कहा जाता है? एस्टिवेशन। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चरण को क्या कहते हैं? चक्रण को पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ चुका है दोनों एग्जाम में, 2-3 बार जब भी एग्जाम हुए उन सभी में पूछा गया है कि व्हाट इज द साइकिल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम कॉल्ड? बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र, केमिकल साइकिल रासायनिक चक्र, जियोलॉजिकल साइकिल यानी भूगर्भिक चक्र, जियोकेमिकल साइकिल भू रासायनिक चक्र। तो इसको क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही है। बायोकेमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक जो चक्र है यह 2 प्रकार से होता है। एक जो है गैसीय अवस्था में होता है, दूसरा जो है किस अवस्था में होता है? तो अवसाद की अवस्था में होता है। जैव भू रासायनिक तत्व कितने प्रकार से है? 2 प्रकार से, एक गैसीय, दूसरा अवसाद। गैसीय में क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑक्सीजन चक्र जो है, उसके बाद में हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अवसाद में पूछा जाए तुम्हारा फास्फोरस चक्र। कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? इनमें से अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? कुछ गैसें हैं जो अम्लीय वर्षा को, मतलब जो वर्षा होती है उसको एसिडिक कर देती हैं, और जब पानी एसिडिक हो जाता है तो वो कहीं भी इमारत पे गिरती हैं तो क्या होगा उस पे? तो वो धुंधली पड़ जाती है, यानी भद्दी पड़ जाती है, उसका कलर पीला पड़ जाता है। तो ताजमहल जो है उसका भी कलर कैसा पड़ा है? भद्दा पड़ा है और पीला पड़ा है। जहाँ पे मथुरा था वहाँ पे एक मील लगा, मतलब एक रिफाइनरी थी जिसको शिफ्ट कर दिया गया दूसरी जगह, उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था ताजमहल को। ताजमहल का जो कलर है वो पीला पड़ता जा रहा था। तो कौन कौन सी गैसें हैं वही बताना। तो कौन सी है? एसिडिक रेन इज कॉज्ड ड्यू टू CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है यह एसिडिक रेन है। ये काफ़ी ज़्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं, और अम्लीय वर्षा को ही कहते हैं कि इमारतों का कोड़। ठीक है, या पत्थरों का कोड़ भी कहा जाता है। कोड़ मतलब गल के खराब होने लगती है धीरे धीरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है, बोल रहा है कि ताजमहल को मुख्य रूप से किसके हानिकारक प्रभावों से खतरा है? ताजमहल इज मेनली थ्रेटेंड बाय द डिलेटेरियस इफेक्ट ऑफ, तो सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो किसके द्वारा है सबसे ज्यादा हानिकारक? एसिड रेन जो है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसिड रेन हैज ए पीएच मान, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जो पीएच है इसको किसके द्वारा दिया गया है? सोरेनसन के द्वारा। सोरेनसन के द्वारा इसको दिया गया है, और इसके माध्यम से जो है अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है इसके बारे में पता किया जाता है।
तो जो चीज़ अम्लीय होगी, इनकी जो स्केल थी सोरेनसन स्केल, वह 0 से लेके 7 और उसके बाद में 14 तक, यानी कि 7 से इस तरफ जो काउंट होगा वो क्या होगा हमारा, तो अम्लीय होगा, अम्लीय। और जो 7 से इस तरफ जाएगा वो हो जाएगा क्षारीय, और जो 7 पे रहेगा वो रहेगा उदासीन, उदासीन। ठीक है, जैसे जल हमारा हो गया, जल, लवड़ी भी बोल सकते हैं, उदासीन या लवड़ीय। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, ये क्या हमारा क्षार है। उसके बाद में HCl यानी प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल, इन दोनों की रिएक्शन हुई। ये जो रिएक्शन ये पूछा गया है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, उदासीनीकरणीय रिएक्शन, न्यूट्रलाइज कर दिया उसने। तो इसके माध्यम से क्या बना हमारा, NaCl प्लस H2O यानी कि जल, ये क्या बन गया, लवण। ठीक है, और ये क्या बन गया हमारा, जल। तो ये भी क्या हमारा न्यूट्रल है, मतलब 7 पे है। ठीक है, तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार जब मिलते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हमें अम्लीय पता करना है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या रहेगा, <7, मतलब 7 से कम रहेगा। ऑप्शन बी इसका सही है। आप लोगों को यह पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। शिक्षा क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप लोग जाएं और वहां से इसको कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। क्लास कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसको आगे भी कंटिन्यू रखना है। ठीक है, यह क्लासेस जो है आप लोगों की हफ्ते में 2 बार या 3 बार हुआ करेंगे, जिस प्रकार से आप लोग इसका रिस्पॉन्स देंगे। थैंक यू।